नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि से संबंधित, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सर्किल बना हुआ है, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने अरावली पर्वत का विस्तार देखा था और उससे संबंधित जो भी विशेषताएं थी, उससे निकलने वाली नदियों के बारे में भी देखा था। फिर हम लोग विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज भी देख लिया था। ठीक है, इसके बाद से दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था छोटा नागपुर पठार, शिलांग पठार और डनकानिया पठार, यानी कि पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देख लिया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार का जो विस्तार है इसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दक्कन के पठार के अंतर्गत दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा दक्कन ट्रैप, आंध्र पठार और कर्नाटक पठार। इसके हम आकृति के बारे में देखेंगे तो इसकी जो आकृति है वो लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है और इस ट्रैप को, यानी कि इस पठार को, जो दक्कन पठार है, इसको पश्चिम में पश्चिमी घाट द्वारा और पूर्व में पूर्वी घाट द्वारा और उत्तर में जो सतपुरा रेंज है, यानी कि जो तापी, इसके दक्षिण में तापी नदी बेसिन है। ठीक है, फिर इसके और उत्तर पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पे गंगा बेसिन है। तो इससे ये इसकी जो सीमाएं हैं ये सीमांकित होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इसके अंतर्गत दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ पे है? दक्कन ट्रैप का विस्तार है महाराष्ट्र में। ये जो दक्कन ट्रैप है ये बसाल्ट चट्टानों से निर्मित ये इसकी संरचनाएं हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसको ट्रैप क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ट्रैप इसलिए कहते हैं कि यहां पे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बसाल्ट चट्टान के यहां पे कई परत पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस परत का मतलब ही होता है ट्रैप। ठीक है, इसीलिए, और दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, तो इसलिए इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। यानी कि यहां पे क्रिटेशियस युग से लेकर और इयोसीन युग तक के यहां पे संरचना मिलती है। ठीक है, यहां पे क्रिटेशियस युग से लेकर और इयोसीन तक के यहाँ पे जो ज्वालामुखी जो लावा है उसका यहाँ पे निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, यहीं से यहाँ के देखेंगे हम, यहाँ पे ये सतमाला पर्वत, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सारे क्या हैं? पर्वतें हैं। इनका विस्तार इस दक्कन ट्रैप में है, लेकिन वास्तव में जो इनका उद्गम है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से तो निकलती हैं, लेकिन इनकी जो विस्तार है, इनका विस्तार दक्कन ट्रैप यानी कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहीं पर त्र्यंबक पठार से गोदावरी नदी निकलती है, जिसका संबंध इस दक्कन ट्रैप से है। दक्कन ट्रैप में इसके अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद से ये यहाँ से निकलकर और आंध्र प्रदेश से होते हुए और इसमें जाके बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित कर देती है। ठीक है, और ये अपने मुहाने पे डेल्टा का भी निर्माण करती है। क्यों उधर पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व में क्यों जाती है? इसको तो निकल जाना चाहिए कि अरब सागर में। दरअसल जो ये पठार है इसकी ढलान पूर्व की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इस पठार का जो ढलान था उत्तर पूर्व की तरफ था। यहाँ से जो भी मोस्टली नदियाँ निकलती हैं वो उत्तर पूर्व की तरफ जाते हुए गंगा में या यमुना में जाके मिल जाती थी। यहाँ से और भी छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी, जैसे वेनगंगा, पेनगंगा इत्यादि छोटी छोटी नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं और
ये जाके अपना जो जल है, अब चूंकि जो नदियां होती हैं वो ढाल का अनुसरण करते हुए चलती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्कन ट्रैप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसूबाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। कलसूबाई दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी है। फिर यहाँ के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, यहाँ दक्कन ट्रैप से होते हुए वो कर्नाटक में प्रवेश करती है। फिर ये यहाँ से निकलकर और ये भी जाकर बंगाल के खाड़ी में अपने जल को विसर्जित कर देती है। कृष्णा नदी का जो जल विवाद संबंध है 3 राज्यों में है, वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 3 राज्यों में इससे संबंधित विवाद है जो 1957 से चला आ रहा है। इसके जल बंटवारे से संबंधित इसमें विवाद है और ये 1957 से चला आ रहा है। तो खैर ये तो जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे नदियों के बारे में, और भी इनसे जो भी इस पे बनती हैं जो विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी चूंकि पठार के बारे में पढ़ रहे हैं तो पठार से संबंधित बातें देखते हैं। फिर यहीं पर है आपका सालेर का किला। जो सालेर का किला है इसकी ऊंचाई है 1567 मीटर। यहाँ पे ये जो सालेर का किला है ये दक्कन ट्रैप की 32वीं सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ की जो पहली सबसे ऊंची चोटी है वो कलसूबाई, उसकी जो ऊंचाई है वो है 1646 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि मोस्टली देखा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी देखा जाता है या सेकेंड लार्जेस्ट देखा जाता है, लेकिन ये 32 नंबर की देखने की क्या जरूरत है। दरअसल जो सालेर का किला है, ठीक है, सालेर का किला 1672 से पहले इस पे शिवाजी का साम्राज्य हुआ करता था। शिवाजी ये मराठा थे, ठीक है, मराठा सरदार थे। यहां पर 1672 ईस्वी में मुगल सेनाओं ने इस किले पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। पहले साम्राज्य विस्तार के लिए ये जो राजा महाराजा लोग थे एक दूसरे पे चढ़ाई करते थे, तो वही हाल यहाँ पर भी हुआ। इस किले पे मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया 1672 ईस्वी में। करीब 1 लाख सेनाओं के साथ उसने इस पर आक्रमण किया था, लेकिन फाइनली शिवाजी का यहाँ पे विजय हुआ। उन्होंने अपने चतुराई से इस किले को बचाए रखा। फिर उसके बाद से इस किले पे पेशवाओं का आधिपत्य हुआ, ठीक है। उसके बाद से जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने तो पूरे भारत पर ही कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी चर्चा जरूरी थी, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोगों ने देखा था दक्कन ट्रैप, अब देखते हैं हम लोग कर्नाटक पठार, ठीक है। कर्नाटक पठार का जो विस्तार है वो तो कर्नाटक में ही है, ठीक है। कर्नाटक में यहाँ से मांडवी नदी है, मांडवी नदी से लेकर यानी कि गोवा के मांडवी नदी से लेकर यहाँ तक का इसका विस्तार है। इसकी जो विशेषता है ये इसको 2 भागों में बांटा गया है, बता रहे हैं। कर्नाटक पठार को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है मलनाड और दूसरा बांटा गया है मैदान। जो पश्चिमी तट से संलग्न क्षेत्र हैं उनको बोलते हैं मलनाड। इनकी आकृति भी आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये जो ऊंचे क्षेत्र हैं इनको बोलते हैं मलनाड। ये यहाँ की सबसे ऊंची क्षेत्र है। फिर आगे पे है ये मैदान। मैदानी क्षेत्र में ही आपका है मैसूर का पठार, बेंगलोर का पठार, ठीक है। यहां पर ये जो क्षेत्र है खनिज संसाधनों से भरी पड़ी है, ठीक है। जो यहाँ पे है बाबा बुदान पर्वत,
बाबा बुदान पर्वत। बाबा बुदान पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख की जो ऊंचाई है वो है 1892 मीटर। यहीं से निकलती है कावेरी नदी, जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है और कर्नाटक से होते हुए ये तमिलनाडु में प्रवेश करती है। तमिलनाडु में प्रवेश करके फिर ये अपनी जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। ठीक है, यहाँ पे भी काली मिट्टी का विकास हुआ है, चूंकि ये भी बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है। बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ पे काली मिट्टी का विकास हुआ है। और जो काली मिट्टी होती है वो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर इस पे कपास की खेती की जाती है। और यहाँ पे जो पाए जाने वाले खनिज संसाधन हैं उससे संबंधित यहाँ पे उद्योगों का भी विकास हुआ है। कर्नाटक में ही है कोलार का खान। ठीक है, जहाँ कोलार है, कोलार में सोने की खदान है और साथ ही साथ यहाँ पे उच्च किस्म का लौह अयस्क भी पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे धरवार जो है, धरवार क्रम की यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्रा पठार के बारे में। ठीक है, आंध्रा पठार, आइए आंध्रा पठार की तरफ चलते हैं। आंध्रा पठार को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक किया जाता है रायलसीमा और दूसरा किया जाता है तेलंगाना। तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार। रायलसीमा पठार पे स्थित है आपका नल्लामलाई, नल्लामलाई, वेलकोंडा और पालकोंडा। ये यहाँ की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, इसके मतलब जो रायलसीमा है, ये जो आंध्रा पठार है इसके ये दक्षिण में है। ठीक है, उत्तर में है तेलंगाना पठार। ठीक है, इनके बीच में, इनके मध्य में कृष्णा नदी बहती है, यानी कि कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र इससे संबंधित है। फिर यहाँ से आती है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी दनकान्या पठार से संलग्न होते हुए आती है। वहीं पे जो दनकान्या पठार से निकलती है इंद्रावती नदी, वो उनके 3 राज्यों के सीमाओं पे मिलती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ से फिर ये निकलती है। और इनके मध्य में है कोलेरू झील, कोलेरू झील। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंध्र पठार। फिर अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार और आंध्र पठार के बारे में। तो इसमें जो दक्कन ट्रैप था, इसमें बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ पे काली मिट्टी का विकास हुआ है। जो काली मिट्टी होती है ये कपास की कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, कपास की कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ ये जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी, इतना उपजाऊ होता है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में आप देखेंगे फल उत्पादन भी होता है। ठीक है, गन्ना का भी उसमें उत्पादन बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ गेहूं। तो इस प्रकार से ये उपजाऊ दृष्टि से जो काली मिट्टी होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और वहीं पे हम लोगों ने जो देखा था गोदावरी नदी के बारे में, जो कि त्र्यंबक पठार से निकलती है। जो गोदावरी नदी बेसिन है, ठीक है, इसमें कोयला, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और खनिज संसाधन भी इसका जो बेसिन है उसमें उपलब्ध है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसके बाद से हम लोग दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार के संलग्न जो पश्चिम में क्षेत्र है उसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, और पूर्व में इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है इसकी जो ढाल है वो काफी तीव्र है, मतलब कि जो यहाँ पे आकार जैसे पूर्वी घाट है उसकी जो ढाल है मंद है, लेकिन इसकी घाट तीव्र है, लगभग खड़ा इसका होता है। यहाँ पे देखिए ये जो आकृति बनी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कार्पलैंड। ठीक है, या कगार भूमि। ऐसा माना जाता है कि जो पश्चिमी घाट है उसके ढाल के पीछे जो रीजन है वो पृथ्वी के भूसंचलन के द्वारा उसमें भ्रंशन, यानी कि मान लीजिए कि ये ऐसे था इस भूमि के आकार, ठीक है, और इसमें जब पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण, जानते हैं कि जब मेंटल में मैग्मा स्थित है वहाँ पे, तो उनके अंदर संवहन की क्रिया के द्वारा इनके जो अंदर लावा हैं इनमें गति उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके कारण इसमें क्या हुआ, भ्रंशन की उत्पत्ति हुई। भ्रंशन के कारण इनका क्या हुआ, विस्थापन हुआ, यानी कि अलगाव हुआ, जिसके वजह से जो ये भूमि थी वो टूट के नीचे गिर गई, और जो बचा हुआ शेष भाग था उसे स्कार्पलैंड या कगार भूमि कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये कगार भूमि का उदाहरण है। ठीक है, हम देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है इसका विस्तार तापी नदी बेसिन से लेकर और दक्षिण में स्थित केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक का इसका विस्तार है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है तापी नदी बेसिन से लेकर और यहाँ पे 16 डिग्री नॉर्थ, ये गोवा की में स्थित है, मांडवी नदी से उत्तर का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है उसके 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर ऊपर तक के जो तापी नदी बेसिन तक का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, और उससे सटे ही, उससे यानी कि संलग्न जो मैदान है, जो तट है, उसे कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट यानी कि उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत, हमने पिछले वो दक्कन टाइप में बताया था कि जो सतमाला रेंज है, ठीक है, अजंता रेंज है, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये सब पश्चिम घाट से ही निकलती हैं, और इनका जो विस्तार है वो दक्कन टाइप में हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कलसुबाई, ये भी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो भी वो क्या नाम है, दक्कन टाइप में हुआ है। ठीक है, यहीं पे स्थित है भोर घाट दर्रा, थालघाट दर्रा। ठीक है, जो थालघाट दर्रा है, थालघाट दर्रा, ठीक है, ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है, जबकि वहीं पे जो भोर घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा, वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगर एक ट्रिक है, अगर आप कभी भूल जाएं तो याद रखेंगे कि थाना मुंबई में भोपू जाएगा। ठीक है, मतलब कि थाना से मतलब ये हो गया कि थालघाट। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो थालघाट दर्रा है वो किसको जोड़ता है और जो भोर घाट दर्रा है वो किसको जोड़ता है, और अक्सर ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो आप ऐसे जोड़ लेंगे, थाना यानी कि थालघाट को नासिक, और मुंबई जो इसमें है वो दोनों में काम बन रहेगा, तो थाना मुंबई में भोपू। ठीक है, यानी कि जो भोर घाट दर्रा है वो पुणे को जोड़ता है। ठीक, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसके माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखेंगे जब ये उत्तरी सह्याद्री से यानी कि जब नीचे आएंगे, ठीक है, तो
यहाँ से यानी कि गोवा से मांडवी नदी से लेकर और नीलगिरी पर्वत तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सह्याद्री या मध्यवर्ती सह्याद्री, ठीक है। और यहीं पे जो कर्नाटक से जो सटे जो तट क्षेत्र है उसे बोलते हैं कनारा तट। इस सेंट्रल जो सह्याद्री है यानी कि जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसी में संलग्न है आपका बाबा बुदान का पर्वत, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाबा बुदान का पर्वत, बाबा बुदान पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख उसके बाद से वहीं इसके पश्चिमी किनारे से ही निकलती है सारावती नदी, ठीक है। यहाँ से सारावती नदी निकलती है जो जोगफाल जलप्रपात का निर्माण करती है। जोगफाल जलप्रपात भारत की सबसे ऊंची जलप्रपातों में से भी एक है। साथ ही साथ जोगफाल ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। इसके बाद से इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात, और इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे जब इसके नीचे, ठीक है, तो यहां से लेकर इसके दक्षिण तक यानी कि जो आपका नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत से लेकर जब उसके दक्षिण यानी कि केप कोमरिन यहाँ पे स्थित है पालनी पहाड़ी, ठीक है। यहाँ तक के जो दक्षिणी क्षेत्र है इसको दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और यहीं पे स्थित है मालाबार तट, ठीक है। यहाँ पे जो नीलगिरी पर्वत है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, ठीक है। यानी कि जो दोनों क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट पूर्वी घाट यहाँ पे आकर दोनों नीलगिरी पर्वत पे मिल जाते हैं। यहीं पे आपका है अन्नामलाई पर्वत, उसके बाद से है कार्डमम पर्वत, ठीक है। और नीलगिरी तो यहाँ पे है, ये जो तीनों हैं ये कहाँ पर हैं? ये तीनों यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, ठीक है, ये केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित हैं, जबकि पालनी जो है वो तमिलनाडु के सीमा पे है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा, ठीक है। जो इसकी ऊंचाई है वो है 2636 मीटर। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहला कौन सा है? तो पहला है अनाईमुडी। अनाईमुडी का जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यहीं पर स्थित है पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा। जो पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी को अन्नामलाई से अलग करता है। अन्नामलाई से क्या करता है? अलग करता है। उसके बाद से जो सेनकोटा दर्रा है, सेनकोटा दर्रा, ठीक है, ये अन्नामलाई को कार्डमम से अलग करता है, ठीक है। फिर इसके बाद से हम लोग देखेंगे ये पश्चिमी घाट की विशेषता हो गई। पश्चिमी घाट में एक चीज और आप जान लें कि जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर जो नदियां आती हैं यानी कि जो नदी अरब सागर में गिरती है वो जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी कि यहाँ पे ढाल तीव्र होने के कारण यहाँ पे नदियां सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, जबकि
यहाँ से निकलने वाली जो पूर्वी घाट में जो नदियाँ जाती है, उधर से जो निकलती हैं, वहाँ पे वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे बारिश अधिक होने के कारण यहाँ पे जैव विविधताएं अधिक हैं, इसलिए इसे भारत का तप्त स्थल भी बोलते हैं। ठीक है, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में इससे आ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहीं पे हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट। जो पूर्वी घाट की जो विशेषता है वो दक्षिण में पालनी पहाड़ी से लेकर, ठीक है, उत्तर में कृष्णा नदी बेसिन तक के क्षेत्र को दक्षिणी मतलब पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी घाट के अंतर्गत आप देखेंगे कि पालनी की पहाड़ी, ठीक है, उसके बाद से सेवराय, जवादी, ठीक है, ये तीनों का जो विस्तार है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इन तीनों का विस्तार अब बिल्कुल ऐसे ही क्रम से ही इनका विस्तार है। मैं कई बार यही कहता हूं कि जब भी आप पढ़ें, ठीक है, साथ साथ मैप का जरूर इस्तेमाल करें, एटलस जरूर देखें। उसको देखने से क्या होगा, ये तो हम इसकी जो सारी है मुख्य विशेषताएं बता रहे हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप एटलस देखेंगे तो उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन के साथ साथ वहां पर उससे संबंधित और भी चीजों को आप जान पाएंगे। ठीक है, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दें कि उन सारी विशेषताओं को अगर हम बताने लग जाएं तो सिर्फ एक पठार या फिर एक नदी को पढ़ाने में बहुत दिन लग जाएंगे, कई वीडियो उस पर बन सकता है। ठीक है, तो इतना सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, हम वही जानेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, यहां पर फिर इसके बाद से जब हम ऊपर जाएंगे और देखिए जो ये तमिलनाडु से यानी कि जो दक्षिणी पूर्वी घाट है उससे जो संलग्न क्षेत्र तट का मैदान है या तो उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, फिर इसके जब हम उत्तर में जाएंगे यानी कि कृष्णा नदी बेसिन से जब हम उत्तर में जाएंगे, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ बेसिन से होते हुए जो दंडकारण्य का जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है उस क्षेत्र को बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार के नाम से जाने जाते हैं। फिर जब उसके उत्तर में जब हम जाएंगे तो वहां पे स्थित है उत्कल तट। यहीं पे आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आपको पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई ये पर्वत श्रेणियां यहाँ पे मिलेंगी। इनका जो विस्तार है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। उत्तरी सरकार के अंतर्गत आप विशाखापट्टनम उच्च भूमि देखेंगे और महेंद्रगिरी पर्वत। जो महेंद्रगिरी पर्वत है, ठीक है, वो पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और तो पहला कौन सा है? तो जो पहला जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अरोया कोंडा। अरोया कोंडा। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। ठीक है, यहाँ पे जो भी नदियाँ जैसे कि गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ठीक है, और ऊपर से जो उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, ये सारी जो नदियाँ हैं आकर पूर्वी घाट यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं क्योंकि इसकी जो ढाल होती है वो मंद ढाल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि केरल में दो झील पाए जाते हैं जिसका नाम है वेम्बनाड और अष्टामुडी। इन झीलों को बैक वाटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साथ इसको अनूप के भी नाम से जानते हैं। केरल में इसे कयाल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कैसी झीलें हैं? ये लैगून झील है। ये वहाँ पे नौकायान के लिए और काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ
खेल भी आयोजित किए जाते हैं इन ये जो यहाँ पे इससे संलग्न जो झीलें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया। आज प्रायद्वीपीय पठार यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम अगला वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।